हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूजीसी नेट 2025-26 यानी कि यहाँ पर 26 को 2026 में भी जो एग्जाम होगा, 2025 में भी एग्जाम होगा, सब में काम आने वाले हैं ये क्वेश्चन पेपर। क्योंकि यहाँ पर आपको हम सॉल्व करवाने वाले हैं 27 जून 2025 का शिफ्ट 2 लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है। एग्जाम में काम आएंगे, आपको पता चलेगा कि किस तरीके का पैटर्न आता है। और साथ ही साथ एक चीज और कंफर्म है कि भाई यहाँ पर जो भी आपके क्वेश्चन पेपर होंगे वैसे ही क्वेश्चन पेपर आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। हो सकता है इनमें से ही कुछ क्वेश्चन जो है आपके रिवाइज हो जाए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। आज की सीरीज के साथ में क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन के साथ में आंसर होंगे। जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए आप हमारे एप्लीकेशन से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सारी जितनी भी 2025 की जितनी भी क्वेश्चन पेपर है, और 2025 ही नहीं बल्कि 2025, 2024, 23, 22, 21 यानी 2021 से 2025 तक के सारे क्वेश्चन पेपर हमारी एप्लीकेशन पर भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस के साथ में। तो शरीफ रूबी आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी लोगों के सामने है। इंडियन लॉजिक से क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है, इंडियन लॉजिक कह सकते हैं, ऋग्वेद है तो यहाँ हायर एजुकेशन भी आ जा रहा है आपका। तो ऋग्वेद कंप्राइजेस हिम्स, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं, पूछा गया क्वेश्चन है 27 जून शिफ्ट 2 में। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? आपको जो भी आंसर लग रहा हो, क्वेश्चन वन ऑप्शन 1 लग रहा है, बी लग रहा है, सी या डी, जो भी आपको ऑप्शन लग रहा हो आपने उस ऑप्शन को बताना है। तो कृति ने कहा है ऑप्शन सी। देखते हैं सही आंसर है या नहीं। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए है 1028। प्राचीनतम हिंदू धर्म ग्रंथों में से एक माना जाता है, सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है ऋग्वेद, जिसमें कि 1028 सूक्त है। 10 मंडलों को व्यवस्थित किया गया है और इन सूक्त में प्रमुख सूक्त में इंद्रदेव, अग्निदेव और सोमदेव को समर्पित है। तो पूछा जा सकता है कितने वेद हैं? 4 वेद हैं, जिसमें से सबसे पुराना हमारा ऋग्वेद है। क्वेश्चन नंबर 2 आईपी एड्रेस से संबंधित आंसर करिएगा। एक आईपी एड्रेस में होते हैं 16 बिट इंटीजर, 32 बिट इंटीजर, 64 बिट इंटीजर या 96 बिट इंटीजर। क्वेश्चन नंबर 2 और सही आंसर जल्दी से आंसर करते चलिए। कौन सी टॉपिक का है ये यूजीसी नेट पेपर 1 आईसीटी यूनिट का है। तो क्वेश्चन नंबर 2 सही आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी, 32 बिट इंटीजर। आईपी एड्रेस, आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, 32 बिट्स का पूर्णांक होता है जिसे मूलतः डॉटेड डेसिमल में इस तरीके से लिखा जाता है। आईपी एड्रेस को 4 भागों में बांटा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ऑक्टेट कहा जाता है, जो कि प्रत्येक 8 बिट्स का होता है और 0 से 255 तक की संख्या के रूप में दर्शाया जाता है। याद रखिए, या तो आपके क्वेश्चन से क्वेश्चन आएगा, रिवाइज्ड होगा, या ये जो एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं यहाँ से क्वेश्चन आपके रिवाइज होते हैं। रिवाइज मतलब दोबारा पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, श्रवण मॉडल यानी लिसनिंग मॉडल की बात करी गई है। चरणों को उसके अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। Arrange the following step in model of listening in sequence: interpreting, responding, remembering, hearing और understanding। सीक्वेंस में लगाना है, श्रवण मॉडल है ये, सुनने वाला मॉडल जिसको बोला जाता है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यानी सबसे पहले क्या आएगा? सुनना। हियरिंग सबसे पहले आएगी। भाई श्रवण मॉडल है, सुनने से संबंधित है तो सबसे पहले सुनना आएगा। अंडरस्टैंडिंग आएगी, यानी उसको समझना, क्या बोला जा रहा है उसको समझना होगा। रिमेम्बरिंग यानी याद रखना है। व्याख्या करनी है, यानी आपका इंटरप्रेटिंग हो जाएगा। और लास्ट में जो भी हम सुन रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं, उस पे आपने रिप्लाई करना है,
फीडबैक देना है या रिस्पॉन्ड करना, वो किस में आएगा? सबसे लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 4, सिस्टम का नाम, यानी आईसीटी से क्वेश्चन है आपके सामने। सिस्टम का नाम पूछा गया है और पूछा गया है कि वो कब आए थे, यानी ईयर टाइम पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, द मार्क 1 कंप्यूटर कब आया? IBM 701, IBM 650, द यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1 यानी यूनिवेक 1। मैचिंग है ये, और सही आंसर इस क्वेश्चन का दो भी ऑप्शन अगर आपको सही से पता है तो बाकी के क्वेश्चंस तो आप आराम से कर लेंगे। प्रॉब्लम आती है कि अगर एक भी ऑप्शन अगर हमें नहीं पता तब गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन तब भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, यानी मार्क 1 कंप्यूटर कब आया? 1937-44 में, IBM 701 1952 में, IBM 650 आया 1953 में, और लास्ट में यूनिवेक 1 जो आया वो 1951 में। अब ये चीज हो सकता है इस बार स्टेटमेंट में पूछ ली जाए, या हो सकता है सेम क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्या है यहाँ पे क्वेश्चन है, पहला है कि MS वर्ड सेव द फाइल इन डॉक फॉर्मेट। MS वर्ड में जो फाइल सेव करते हैं डॉट डॉक, जैसे मान लीजिए हमने जो है यूजीसी नेट पेपर 1 की एक फाइल बनाई, ठीक है, किसमें? MS वर्ड में। तो हमने जब फाइल सेव की, इन्होंने कहा डॉक डॉक में फॉर्मेट में सेव करते हैं। फिर इन्होंने कहा एसक्यूएल सर्वर जो है वो एक लोकल नेटवर्क सर्वर है। मतलब जो यहाँ पर आईसीटी सॉफ्टवेयर है उसके बारे में पूछा गया कि ये मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर है, और बूटस्ट्रैप लोडर एग्जाम्पल है इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर का। तो क्वेश्चन नंबर 5, चार ऑप्शन है, और उन चार ऑप्शन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बी, ऑप्शन नंबर बी ए एंड सी ओनली, सी एंड डी ओनली, और लास्ट में आएगा ए एंड डी ओनली। तो क्वेश्चन नंबर 5, अतुल्य ने कहा है ऑप्शन नंबर ए, और प्रीति ने भी यही कहा है, देखते हैं सही है कि नहीं। 5 का बेटा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ए एंड सी ओनली। ए भी सही है, सी भी सही है। ए जब हम MS वर्ड की फाइल को सेव करते हैं, है ना, जब हमने डॉक्यूमेंट पे कुछ काम करना शुरू किया, हम उसको सेव करेंगे तो डॉट डॉक, ये पहले का फॉर्मेट था, अभी क्या हो चुका है उसमें एक्स भी लग गया है ना। मतलब की बात करें तो मतलब का मैट लैब, मतलब का फुल फॉर्म मैट लैब, ठीक है। मतलब गणितीय सॉफ्टवेयर है, मैथमेटिकल है, इसका नाम मैट्रिक्स लेबोरेटरी से लिया गया है, क्योंकि यह मैट्रिक्स एरे आधारित गणनाओं के लिए उपयुक्त है, ठीक है। इसलिए ये ऑप्शन और ऑप्शन नंबर सी ये दोनों सही है। यानी यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन भी बताते जा रहे हैं और आंसर भी बताते जा रहे हैं कि इन क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। और याद रखिए जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर आते हैं ना, वहां से क्वेश्चन आपके आते जरूर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे फोकस करिएगा। लॉजिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन है। In a categorical proposition, the subject and predicate are connected by। एक निरूपाधिक प्रतिज्ञप्ति में विषय और विधेय संयोजित होते हैं किसमें? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्लासिकल स्क्वायर प्रोपोजिशन पे भी इसका नाम आता है। जहां पे हम कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं, किसको कनेक्ट करना है? हमने सब्जेक्ट को करना है और प्रेडिकेट को। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कौन जोड़ता है? ग्रामर जोड़ती है, बीच का जो ग्रामर होता है। और वो जो ग्रामर होती है उसे हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन कहते हैं, फैलेसी, कॉपुला या मूड। क्या कहते हैं उस बीच की ग्रामर को? कॉपुला कहते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कनेक्ट करने वाले को हम सी यानी कॉपुला कहते हैं। योजक, ग्रामर जो बीच की होती है, ठीक है। इन दोनों पदों को जोड़ने वाला शब्द योजक, संयोजक या कॉपुला कहलाता है। कॉपुला वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है, याद रखिएगा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट को कनेक्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्च। शोध के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो गलत है? जिसको भी अच्छे नंबर लाने हैं,
मेरिट में आना है, एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो लंबे लंबे क्वेश्चन है ना, इनको पढ़ना सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। और अगर पढ़ा ही नहीं है हमने उस टॉपिक को, तो क्या होगा, ऑप्शन हो सकता है हमारे सामने और हम सही नहीं कर पाए। इन्होंने कहा क्या चीज गलत है। क्वेश्चन नंबर 7, कुक्कू ने कहा है डी नॉट इम्प्रूव क्वालिटी ऑलवेज, बिल्कुल सही है यहाँ पर। यहाँ पर सही है ऑप्शन नंबर डी, ये अनिवार्य रूप से उस क्षेत्र के कामकाज की गुणवत्ता में सुधार करता है जिसमें ये किया जाता है, वो चीज कर। कोई भी चीज जहां पर नेसेसरली लिखी जा रही है, ऑलवेज लिखा जा रहा है कि कंफर्म भाई इसके अलावा कोई काम ही नहीं होना, तो वो ऑप्शन जहां पर भी हो उनके 99% गलत होने के चांसेस होते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने कौन सा था भाई, क्वेश्चन नंबर 7, which of the following statement is false in the context of research? तो सही आंसर इट नेसेसरी, तो नेसेसरी वर्ड, ऑलवेज वर्ड, ओनली वर्ड जहां पर भी यूज होते हैं, जहां भी जिस भी ऑप्शन में हम यूज करेंगे, तो वहां पर 99% रॉन्ग होने के, गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में है, आप लोग उसको रीड करते जाओ। मैं जो बात कर रही हूँ वो एक्सप्लेनेशन भी है यहाँ पे, ठीक है। आप मेन क्वेश्चन को पढ़ो और सॉल्व करो, क्योंकि ये एक तरीके से आपकी एग्जामिनेशन में ऐसे ही क्वेश्चन जब दिखेंगे तो आपको खुद से पढ़ने होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एमडीजी वर अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन, यानी यहाँ पर क्या पूछा गया है, गोल ऑफ एमडीजी, बताइए कितने गोल है एमडीजी के। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। How many Millennium Development Goals were adopted by United Nations? सिंपल सा आंसर है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8। गोल ऑफ एमडीजी की अगर हम बात करें तो वो है हमारा 8, 8। 2000 में सहस्त्राब्दी शिखर सम्मेलन में निर्धारित किए गए और इन्हें 2015 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था एमडीजी, यानी पहले आया ये 2000 में आया, टारगेट वर्ष था, टारगेट था 2050 तक पूरा करना। उसके बाद आया ये था एमडीजी, एमडीजी स्टार्टेड इन 2000 और टारगेट ईयर था 2015। सेम ऐसे ही एसडीजी आया आफ्टर एमडीजी, इनका टारगेट ईयर क्या था, 2015 में स्टार्ट हुआ एंड 2030 इसका टारगेटिंग या अचीविंग ईयर माना जाता है, ठीक है। इसके एमडीजी के गोल कितने हैं हमारे, 8। एसडीजी के कितने हैं, 2015 से एसडीजी, टारगेट ईयर आपको याद है 2030, कि हमें 2030 तक अपने गोल को अचीव करना है। वेरी गुड रूबी, 17 गोल, इसमें एमडीजी में 8 गोल, एसडीजी में 17 गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, which of the following is not an element of communication within the communication process cycle? आपको पता है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस साइकिल का मतलब है कि कम्युनिकेशन के जो स्टेप्स हैं उनमें से इनमें से कौन सी चीज है जो नहीं आती है। पहले क्या आता है, सेंडर हो गया, मैसेज हो गया, है ना, इनकोडर हो गया, इनकोडर भी हो गया मान लीजिए, चैनल हो गया, चैनल के बाद में फिर आपके सामने क्या आया, चैनल के बाद रिसीवर होया, रिसीवर के बाद डिकोडर हुआ और लास्ट में फीडबैक। तो इसमें ऐसे कौन सा, ये जो सीक्वेंस है इसमें क्या नहीं आया, डी नहीं आया, मीन्स टाइम। इन कम्युनिकेशन टाइम मैटर नहीं करता है, मैटर जो सीक्वेंस है, जो स्टेप है, जो प्रोसेस है, उसमें सेंडर, मैसेज, इनकोडर, चैनल, रिसीवर, डिकोडर, फीडबैक, ये सारी चीजें आई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन ऑफ फैलेसी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज अ फैलेसी ऑफ रेलेवेंस, या जिसको हम कहते हैं रेलेवेंस यानी प्रासंगिकता।
ऐसी कौन सी फैलेसी, फैलेसी का क्या मतलब है? भ्रम। भ्रम मतलब कि कंफ्यूज कर देना। प्रासंगिकता यानी रेलेवेंस से संबंधित है इनमें से कौन सी? एड होमिनम, फॉल्स कॉज, स्ट्रॉमैन या रेड हेयरिंग, या मुद्दे से ध्यान हटकाना भी जिसको हम कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन नंबर सी, ए सी डी, एड होमिनम हो गया, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रॉमैन हो गया, और ऑप्शन नंबर डी रेड हेयरिंग हो गया। हेत्वाभास या फालसी, तर्क में त्रुटियां जो तर्क की अमान्य या कमजोर कर देती हैं। अप्रासंगिकता के हेत्वाभास में एड होमिनम, स्ट्रॉमैन, रेड हेयरिंग को माना जाता है। मिथ्याकरण कारण प्रभाव संबंधी हेत्वाभास के उदाहरण है। क्या मतलब है? रेलेवेंस यानी प्रासंगिकता, यानी जिस चीज पे बात हो रही है वहां से हमने अपना ध्यान डाइवर्ट कर दिया। एड होमिनम में भी ऐसे ही किया, स्ट्रॉ मैन में भी यही हो गया। ठीक है, झूठा हमें क्या करना है, हमने दूसरा ध्यान भटकाना है, यानी दूसरों को अपनी बात से हटा देना है। रेड हेयरिंग में भी यही चीज हुई। डी, आरोप लगाना, मुद्दे से हटका भटकाने के लिए ही आरोप लगा रहे हैं कि जिससे कि वो मुझ पर हमला ना कर पाए, तो हम उस पे हमला करके उसकी पर्सनैलिटी पे हमला करके मुद्दे से ध्यान हटका दें। ठीक है, यानी टॉपिक से हट जाना। क्वेश्चन नंबर 11, आईसीटी का एक क्वेश्चन है, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। याद रखिए, लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है 27 जून 2025, शिफ्ट टू। Machine language is a low level language, Fortran is a high level language, C is a low level language, SQL is a low level language. Choose the wrong or incorrect statement. Question number 11, देखते हैं सही आंसर। लेट्स सी द सही आंसर भाई। सी की जगह डी सही आंसर है, सी एंड डी ओनली। ये क्या है? ये गलत है। यानी सी इज अ लो लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज नहीं, हाई लेवल लैंग्वेज है। एसक्यूएल इज अ लो लेवल लैंग्वेज नहीं, ये भी एक क्या है? डोमेन विशिष्ट भाषा है, यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। सी उच्च स्तरीय हाई हाई लेवल की है। एसक्यूएल भी यहाँ पर जो इन्होंने कहा है कि लो लेवल है, गलत है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, यानी हाई लेवल लैंग्वेज है। जबकि मशीन लैंग्वेज इज अ लो लेवल लैंग्वेज, फोर्ट्रॉन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, अंडर विच सेक्शन ऑफ द यूजीसी एक्ट इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर आईयूसी was established? ऑप्शन ए 12 ट्रिपल सी, 12 बी, 12 ए, 12 एच। चलिए आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का। और जिनको भी ये अच्छी लग रहे हो कि भाई इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाई जा रही हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना सब लोग। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन नंबर ए 12 ट्रिपल सी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का जो एक्ट है वो तो है 1956, लेकिन कौन से आर्टिकल में? 12 ट्रिपल सी में आईयूसी यानी इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर, यानी अंतर विश्वविद्यालय केंद्र बनाने की यहाँ पर उनको क्या की जाती है? अनुमति दी जाती है। इसलिए यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई? 12, ऑप्शन नंबर ए। क्या बात करी गई है? ये देखिए, आईयूसी की बात की गई है, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर। यूजीसी के कौन से एक्ट में आया या कौन से सेक्शन में आया? तो अंतर विद्यालय केंद्र जिसको हम कहते हैं वो 12 ट्रिपल सी में आया। क्वेश्चन नंबर 13, अब देखिए यहाँ पे आईएनआई, आपको पता है स्वयं के कोऑर्डिनेटर बढ़ गए हैं, और स्वयं के कोऑर्डिनेटर बढ़ के कितने हो गए हैं? 10 हो गए हैं। उन्हीं में से एक है आईएनआई, यानी राष्ट्रीय महत्व के संस्थान। अब ये पूछा है इन्होंने, मैचिंग बनाइए,
आईएनआई जो कि इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है, और कब आए थे यानी उनका ईयर वाइज मिलाना है। जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट। ये सारे इंस्टीट्यूट कैसे हैं? आपके राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं। क्वेश्चन नंबर 13, देख सकते हो कितने लेटेस्ट क्वेश्चन है, यानी आईएनआई के भी इंस्टीट्यूट या एक्ट आ रहे हैं इस समय। 13 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट कब आया था? 2007 में। दूसरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट आया 2017 में। फिर इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये सारे एक्ट हैं, वो कब आया है? 2014 में। और इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट अधिनियम, प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम 1961 में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, अब राइट कॉम्बिनेशन आपको बताना है। राइट कॉम्बिनेशन लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर सेम ऐसे ही, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं नेट जेआरएफ के लिए, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर है फर्स्ट, यहाँ पर पूछा है कि नीचे सही संयोजन या राइट कॉम्बिनेशन बताना है। लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज टेक लिटिल टाइम एंड एफर्ट, मिथक है यानी झूठ है। ऑल बाइलिंगुअल इजली मेंटेन बोथ लैंग्वेज, ये ट्रू है। लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज टेक लिटिल टाइम एंड एफर्ट्स, ये ट्रू है। ऑल बिलिंगुअल इजली मेंटेन बोथ लैंग्वेज, ये मिथक है। यानी आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा झूठ है। आपको पता है फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज है ना, और थर्ड लैंग्वेज या बाइलैंग्वेज, इस समय यही सारी चीजें चल रही है ना। इन्होंने कहा रीजनल लैंग्वेज को भी हम डालेंगे बीच में। तो सही आंसर क्या होगा? 14 का आपने कहा है बी, लेकिन सही आंसर है ए। यहाँ पर सही है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। द्वितीय भाषा का अधिगम कम समय और प्रयास लेता है। लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज, यानी अगर हम कोई दूसरी लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उसमें कम समय और प्रयास लगता है, यह एक मिथक है। ये बात सही है यानी झूठ है। दूसरी बात, सभी ज्यादा समय लगता है। भाई हम कोई और, मान लीजिए हमें इस समय आती है हिंदी, अब हमें सीखनी है क्या, मान लीजिए हमें कन्नड़ सीखनी है, तो क्या कम समय में सीखेंगे? नहीं भैया, हमें टाइम लगेगा सीखने में। फिर उन्होंने कहा कि ऑल बाइलिंगुअल इजली मेंटेन बोथ लैंग्वेज, यानी अगर हम दो भाषीय आसानी से दोनों भाषाओं को बनाए रखते हैं, यह कथन भी मिथक है। आसानी से दोनों भाषाओं को बनाए रख सकते हैं? नहीं बनाए जा सकते। तो इस तरीके से ये कैसे क्वेश्चन है, किसी बुक में है? जरा वो लोग मुझे बता दो जरा, कि जो मैं आप लोगों से हर बार कहती हूँ कि भैया एक बुक पे निर्भर रहने वाला डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस समय एप्टीट्यूड या हम कहें आपको यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन डाले जा रहे हैं। एक्चुअल में देखा जा रहा है कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूरी है। पीवाईक्यू से 50% क्वेश्चन रिवाइज होता है। हो सकता है फॉर्मेट दूसरा हो, या पूछ सकता है कि हमारा बाइलिंगुअल किस में बोला गया है, एनईपी 2020 में बोला गया है ना। तो वो सारी चीजें इन्वॉल्व करी जा सकती है। चलिए कोई बात नहीं, 15 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करेगा। एग्जैक्ट पैटर्न है, इसीलिए रॉन्ग का मतलब है मिथक, राइट का मतलब है सही। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने पूछा क्या वो झूठ है, और एक में उन्होंने कहा, देखो इसमें यही चीज पूछी, इन्होंने कहा राइट आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। पहला स्टेटमेंट मिथक है यानी वो सही है, यानी वो झूठ है। दूसरा वाला भी उन्होंने कहा मिथक है यानी वो झूठ है। तो ये दोनों चीजें कि स्टेटमेंट सही है या गलत, ये पकड़ना था हमें। चलिए, goals are decided in the context of the need of a nation. Feedback is obtained at a local level. Team teaching, time for completion of a task is same for all students. मिथक का मतलब क्या होता है? झूठ होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए।
आंसर बताइए, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टीचिंग टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल टीचिंग टेक्नोलॉजी, इनमें से कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 15 सही आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर बी है। यानी गोल आर डिसाइडेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नीड, लक्ष्यों को एक राष्ट्र की आवश्यकताओं के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है, किसमें? शैक्षणिक प्रौद्योगिकी में। दूसरा, प्रतिपुष्टि स्थानीय स्तर पर की जाती है, फीडबैक ऑब्टेन एट अ लोकल, क्या जाएगा? फीडबैक अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी में। टीम टीचिंग की बात आती है तो मॉडर्न टीचिंग टेक्नोलॉजी, इस समय आप लोग कई जगह पे देखते होंगे मैराथन क्लास चल रही होती है, कई टीचर एक साथ मिलकर क्लास ले रहे होते हैं, तो वो क्या है? टीम टीचिंग है। टीम टीचिंग कब आया? अभी तो आया, मॉडर्न टीचिंग में आ गया। एंड देन फिर किसी कार्य के समापन के लिए किया गया समय सभी छात्रों के लिए समान है, ये किस में आएगा? पारंपरिक अध्यापन प्रौद्योगिकी, ट्रेडिशनल टीचिंग टेक्नोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। बता सकते हैं ये कौन सी यूनिट का क्वेश्चन है? यूजीसी नेट पेपर 1। अभी पता चल जाएगा कितने लोग एक्चुअली में अवेयर हैं कि कैसे क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, किस यूनिट से। बता सकते हैं किस यूनिट का क्वेश्चन है? अरेंज द फॉलोइंग इन सीक्वेंस एज दे आर इंट्रोड्यूस्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एज ऑफ द स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 16। टीचिंग एप्टीट्यूड, जहां पर भी टीम टीचिंग आ जाए, जहां पे भी टेक्सोनॉमी आ जाए, इंस्ट्रक्शन मॉडल ऑफ टीचिंग आ जाए, बिल्कुल सही है। स्नेहलता, टीचिंग एप्टीट्यूड अतुल, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 करेक्ट आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सीक्वेंस लगाना है तो सबसे पहले क्या आएगा? टीम टीचिंग। छात्रों की उम्र के बढ़ते क्रम में जब हम प्रॉपर प्रेजेंटेशन करने जाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? टीम टीचिंग करेंगे, फिर टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, फिर आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेक्शन मॉडल ऑफ टीचिंग, एंड लास्ट में क्या आएगा? पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। Arrange the phase of life cycle analysis for information on environmental effects of products. उत्पादों के पर्यावरणीय प्रभावों पर सूचना के लिए जीवन चक्र विश्लेषण प्रावस्थाओं को पहले से अंतिम में व्यवस्थित कीजिए। ये तो लग रहा है जैसे कि बिल्कुल यूपीएससी लेवल। बताइए, आप जरा खुद देखिए क्वेश्चन को, और अगर हम नहीं पढ़ेंगे और एग्जाम में इस तरीके की चीजें आ गई, देन कैसे सॉल्व होगा? इसीलिए अवेयर होना जरूरी है लेटेस्ट पैटर्न से। Arrange the phase of life cycle analysis for information on the environmental effect of products. Inventory, initiation, impact, improvement. और करेक्ट आंसर देखिए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 17, ऑप्शन नंबर डी, बी ए सी बी। यानी सबसे पहले क्या आएगा? प्रारंभ, किसी भी चीज को हम स्टार्ट करेंगे, इनिशिएट करेंगे। इनिशिएटिंग के बाद क्या आएगा? इन्वेंट्री, यानी उत्पाद सूची रखेंगे, उसका इम्पैक्ट, और लास्ट में आएगा इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट कब आता है? लास्ट में आएगा। क्वेश्चन नंबर 18, एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है ये। आपको इकोसिस्टम और बायोजियोग्राफिक रियलिज्म के बारे में, यानी क्षेत्र के बारे में, जैव भौगोलिक क्षेत्र के बारे में बताना है कि यूरेशिया क्या है, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इसमें से कौन से ओरिएंटल, नियोकर्टिक, पैलियोकर्टिक या नियोट्रॉपिकल रियल्म में आते हैं? क्वेश्चन नंबर 18,
और सही आंसर है इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 18। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन ए यानी यूरेशिया, ये किस में आएगा आपका? पहली आर्कटिक रिम्स में आएगा। ऑप्शन नंबर बी साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया आपका किस में आएगा? ओरिएंटल में। नॉर्थ अमेरिका आ गया नियोर्कटिक रियम में। और साउथ अमेरिका किस में आ गया? ऑप्शन नंबर ए न्यू ट्रॉपिकल में। नए क्वेश्चन है जो एग्जाम में इस समय एनवायरनमेंट में भी आ रहे हैं, इसीलिए करंट अफेयर भी यहाँ से बनाते चले। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। डिजिटल इनिशिएटिव का भी सीक्वेंस पूछ लिया, यानी यहाँ पर आपको लगाना है सीक्वेंस में ये क्वेश्चन। अरेंज chronologically the establishment of give digital initiative, यानी आपको बताना है कि फर्स्ट क्या आया एंड द लास्ट। एनडीएल नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, शोध गंगा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट और दीक्षा। अब इनके ईयर याद होंगे देन आप आराम से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इन सबके ईयर आपने याद रखने हैं। शोध गंगा, सबसे पहले शोध गंगा कब? 2011 में। सेम ऐसे ही एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट नहीं, सबसे पहले आई शोध गंगा, शोध गंगा के बाद आई दीक्षा, दीक्षा आई 2017 में। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी आई 2018 में। और एबीसी यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आया 2021 में। सेम ऐसे ही पूछा जा सकता है, मान लीजिए कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में इस क्रेडिट का क्या मतलब होता है? कितने घंटे को क्रेडिट मानते हैं ये लोग? ठीक है, तो वो चीज भी आपने पढ़ते हुए चलना है। जो चीज नहीं आ रही है उसको भी थोड़ा सा गूगल पे भी सर्च कर लो। क्वेश्चन नंबर 20। व्हेन वाज द पेरिस एग्रीमेंट अडॉप्टेड? पेरिस समझौते को कब अंगीकृत किया गया है? 27 जून का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है विद एक्सप्लेनेशन जो आप सभी को मिलेगा। अगर आपको बाकी के भी क्वेश्चन पेपर चाहिए 2021 यानी 2021 से लेके 2025 तक के, जितने भी मैंने अभी तक की पीडीएफ करी है, सब मैंने जो हमारा एप्लीकेशन है नोट्स एंड लर्न पे डाल दी है। आप कोर्स ले सकते हैं नोट्स एंड लर्न में। ठीक है, और यहाँ से ये सारे के सारे पीडीएफ डाउनलोड करके एक्सप्लेनेशन सहित आप पढ़ सकते हैं। तो व्हेन वाज द पेरिस एग्रीमेंट अडॉप्टेड? क्वेश्चन नंबर 20। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 12 दिसंबर 2015। पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि है और ये 12 दिसंबर 2015 को पेरिस में कॉप 21 में 196 यानी 196 देशों द्वारा अपनाया गया था। 21 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अर्पानेट? फुल फॉर्म बताया पूछा गया है यहाँ पे, इसी तरीके के आईसीटी में भी आते हैं फुल फॉर्म, और भी आते हैं। ठीक है, तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन नंबर ए एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क इंटरनेट का अग्रदूत माना जाता है और यूएसए के रक्षा विभाग की ये एक परियोजना है। यूएसए की रक्षा विभाग की एक परियोजना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22। जिसको भी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, यहाँ मैंने ये लिंक मेंशन कर दी है, पिन कर दिया है, आप सब लोग डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से कंटेंट ले सकते हैं अगर आपके पास कंटेंट अवेलेबल नहीं है।
असिद्ध, बदित, विरुद्ध, स्वव्यभिचार। अब इसकी भी मैचिंग में डाल दी है, लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। अब ये क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में मोस्ट ऑफ द टाइम आया हुआ है। बस अंतर क्या है कि हो सकता है कि सिर्फ इन्होंने या तो असिद्ध के बारे में पूछा, या बदित के बारे में पूछा, या विरुद्ध के बारे में, या स्वव्यभिचार के बारे में। अलग अलग एमसीक्यू पूछे गए, लेकिन इसमें इन्होंने एक साथ में डाल दिया है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बी मतलब असिद्ध हो गया, जो कि प्रूफ ना किया जा सके, अनप्रूवन मिडल टर्म, अप्रासंगिक मध्य पद। बाधित हो गया, ऑप्शन नंबर 4, कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल टर्म। विरुद्ध क्या चीज है? विरुद्ध, कॉन्ट्रेरी मिडल टर्म। सव्यभिचार यानी इररिलेवेंट मिडल टर्म, यानी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23, CD-ROM stands for compressed disk read only memory, compact device for reading out messages, compact device for read write over mobiles, compact disk read only memory। सीडी रोम का फुल फॉर्म पूछा गया है कि सीडी रोम का फुल फॉर्म इनमें से क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सीडी रोम। एक प्रकार का ऑप्टिकल डिस्क है जिसका उपयोग डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, जिसे केवल पढ़ा जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता है। सीडी रोम का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिवाइज हो रहे हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन देखिए जरा। फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, है ना, ये सारी चीजें आती हैं। तो यहाँ पर यही है, डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित किन निम्नलिखित प्रक्रियाओं को अपनाया जाना चाहिए फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट? जिसको भी 4 से 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए, हमारे एप्लीकेशन पर मैंने सारी पीडीएफ डाल दी है, जितनी भी मैंने अभी तक पढ़ाई है विद एक्सप्लेनेशन। तो आप लोग वहां से पढ़ सकते हो, ले सकते हो उसको। 24 का सही आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर डी, ACDE। तो आपदा प्रबंधन या डिजास्टर मैनेजमेंट में ट्रेनिंग जरूरी है, मिटिगेशन यानी न्यूनीकरण जरूरी है, डी रिस्पॉन्स जरूरी है, और लास्ट में डिटेक्शन जरूरी है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25, कम्युनिकेशन का एक क्वेश्चन है, जो कि 27 जून, जैसा कि आपको मैं बता रही हूँ, ये लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है। और ये भी मैं एप्लीकेशन पे लगाऊंगी, आप लोगों ने वहां से भी इसको ले लेना है। What are the factors to be considered while selecting a communication media? एक संचार मीडिया का चयन करते समय विचार किए जाने वाले कारक इनमें से कौन से हैं? No need to think about receiver, reliability, it should be costly, confidently, और availability। क्वेश्चन नंबर 25, हमने किसको चुनना है? यहाँ पे किसकी बात करी जा रही है? कम्युनिकेशन मीडिया की। तो हमें कौन सी चीज है जिसको ध्यान रखना है? एलएम ने कहा है बी कंफर्म। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंफर्म। हो गया ना गड़बड़? गड़बड़ नहीं करने का है। तो सही आंसर क्या जरूरी है? विश्वसनीयता जरूरी है, रिलायबिलिटी जरूरी है, गोपनीयता कॉन्फिडेंटली होनी चाहिए, और उपलब्धता यानी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 25 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, बाकी के क्वेश्चंस हम आपको कल करवाएंगे।
27 जून का ये पेपर है, शिफ्ट 2 में पूछा गया। बाकी जिन्होंने भी अभी तक भाई नोट्स एंड लर्न या आपका अपना जो है हमारा जो एप्लीकेशन है, ठीक है? यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी डाउनलोड करना इसको स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर आपको वन लाइनर क्वेश्चंस मिल जाएँगे यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए। यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएँगे। अगर आपको प्रॉपर चाहिए कि सारी मुझे पीडीएफ मिल जाए, तो थोड़ा-सा आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा और बाकी ये पीडीएफ जितनी भी होती जाएँगी, मैं सब यहाँ पर अपडेट करती जाऊँगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी डाउनलोड नहीं किया है, डाउनलोड कर लीजिए। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाएँगे, ठीक है? एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यूज़ मिलाते हुए चलेंगे, जिससे सारे टॉपिक्स अपने कवर हो जाएँ। तो जाने से पहले अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को कैसी लगी क्लास। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।